गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडेज टॉपिक इज़ नेफ्राइटिस, है ना। आज हम लोग जेनाइटो एंड रीनल यूरिन सिस्टम, जो रीनल सिस्टम है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है नेफ्राइटिस। सिंपल सा, नेफ्राइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन इन द किडनी, है ना। अगर जनरल टर्म में बात करें तो नेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी बोला जाता है। बट नेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी एंड मे इन्वॉल्व ग्लोमेरुलाई, ट्यूबल्स, इंटरस्टिशियल टिश्यू सराउंडिंग द ग्लोमेरुलाई एंड ट्यूबल्स। तो जो अगर किडनी में इन्फ्लामेशन है और इट मे बी इन्वॉल्व, आपको ग्लोमेरुलाई को भी अफेक्ट करेगा, है ना। ग्लोमेरुलाई नेफ्राइटिस हो सकता है। इंटरस्टिशियल्स जो टिश्यूज़ हैं आसपास ग्लोमेरुलाई का, वहाँ पे भी आपको अफेक्ट करेगा, है ना। और आपके जो रीनल ट्यूबल्स है वहाँ पे भी अफेक्ट करता है। तो ये इसका डेफिनेशन है ना। इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, इट मे बी इन्वॉल्व द ग्लोमेरुलाई, ट्यूबल्स एंड इंटरस्टिशियल टिश्यू सराउंडिंग ग्लोमेरुलाई। अब हम बात करते हैं कि ग्लोमेरुलाई होता क्या है। बेसिकली आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि ग्लोमेरुलाई क्या होता है, तो लेकिन हमको अब जाना है कि ग्लोमेरुलाई होता। तो बेसिकली ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो ये एक ग्रुप ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स है, हम जिसको कैपिलरी भी बोल सकते हैं, जो कि आपके नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, लोकेटेड द बिगिनिंग पॉइंट है, वहाँ पे रहता है किडनी में। तो उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे हम जितने भी डिजीज़ पढ़ेंगे इसी के इर्द गिर्द रहेगा, है ना। तो ये बेसिक है इसका होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नेफ्राइटिस में क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लामेशन इन द किडनी एंड इट मे बी इन्वॉल्व ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबल्स आल्सो, है ना, और इंटरस्टिशियल टिश्यू आल्सो जो सराउंड कर रहा है ग्लोमेरुलस का। तो ये बेसिकली इसका एक इंट्रोडक्शन है। अब हम ये बेसिकली नेफ्राइटिस जो दो टाइप्स के होते हैं, ऐसे और भी टाइप हैं लेकिन दो टाइप बेसिकली जो कॉमन है। एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आपने सुना होगा, जो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन में होता है, और एक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है ना। और उसके बाद कहीं कहीं लूपस नेफ्राइटिस की भी बात की गई है, या और भी सारे जो है जो एसिली कॉज करता है। तो हम बात पहले करते हैं कि दो टाइप है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से ही क्लियर, इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। तो जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको ग्लोनेफ्राइटिस बोलेंगे। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ऑफन इम्प्लाई व्हेन यूजिंग द टर्म नेफ्राइटिस विदाउट क्वालिफिकेशंस। तो ये बहुत जगह सबसे ज़्यादा आपको नेफ्राइटिस कम पढ़ने को मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही पढ़ते हैं। और ये पीडिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों में होता है, इसलिए ये पीडियाट्रिक में दिया गया है। अब दूसरा टाइप है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, है ना। तो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या ट्यूबुलर नेफ्राइटिस बोल सकते हैं इसको। इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पेसेस बिटवीन रीनल ट्यूबल्स। तो रीनल ट्यूबल्स के बीच में जो स्पेस है उसको, अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, या रीनल टिश्यूज़ जो है उसके सराउंडिंग, जो ग्लोमेरुलाइज के सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वहाँ पे हो रहा है, तो उसको या जो रीनल ट्यूबल्स के बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो दैट देन यू कॉल्ड इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और मैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की एक और बात बता दूं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज़ कैरेक्टराइज बाय, है ना, आपको ओलिगोयूरिया, है ना, हेमिचूरिया, है ना, उसमें ओलिगोयूरिया होगा। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो मोस्ट कॉमन साइन है कि हेमिचूरिया होना है, ब्लड आएगा यूरिन के साथ आपको, उसके बाद फिर उसमें हाइपरटेंशंस भी हो जाते हैं बच्चों को। तो ये सारे जो ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन पास नहीं होगा, तो ये सारे मैनिफेस्टेशंस है जब आप वो पढ़ेंगे डिजीज़ अलग से। अब हम बात करते हैं कॉजेस क्या है ना, कि जो नेफ्राइटिस है इसके क्या कारण है। तो नेफ्राइटिस का जो कारण है इट इज़ मेनली इन्वॉल्व कॉज बाय इन्फेक्शंस, है ना। इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर स्टेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाइस को देखा जाए, स्टेफ्लो या स्टेप्टो और स्टेफालो को देखा जाता है, स्टेप को इसमें। इट इज़ अ कॉज बाय इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन्स, या कोई आपने ऐसे ड्रग्स लिया, रीनल टॉक्सी जो है, किडनी टॉक्सी जो है, या रीनल टॉक्सिक्स आपने ड्रग ले लिया, कोई ऐसा दवाई खा ली, तो उसके कारण भी हो सकता है। बट इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। नेफ्राइटिस इज़ अ मोस्ट कॉमनली कॉज बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण होता है, दैट अफेक्ट द मेजर ऑर्गन लाइक किडनी। ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करते हैं, लाइक किडनी को। तो बेसिकली हमको जानना कि ऑटो इम्यून क्या होता है। ऑटो इम्यून उसको हम बोलेंगे जब आपकी खुद की इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी सेल्स पे अटैक कर दे, है ना।
जैसे क्या होता है कि नॉर्मली कोई बैक्टीरिया के लिए अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ जो है हमारी इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है और उससे फाइट करती है। लेकिन उसी दौरान अगर कोई आपको क्या होता है कि कभी कभी वो एंटीबॉडीज़ जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ के लिए बना हुआ था इम्यून सिस्टम ने रिएक्ट किया, वो आपके हेल्दी सेल्स पे, किडनी पे, हार्ट पे या कहीं पे रिएक्ट कर गया, खुद पे अफेक्ट कर दिया और डैमेज कर दिया, तो उसको हम ऑटो इम्यून बोलेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो नेफ्राइटिस का जो कारण है ऑटो इम्यून हो जाए। जैसे कि एक होता है पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। पाइलोनेफ्राइटिस में होता है इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। जो रीनल आपने किडनी का पढ़ा हुआ, तो किडनी में स्ट्रक्चर पेल्विस होता है एरिया, तो उस पेल्विस में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। एंड दैट इज़ रिजल्ट फ्रॉम यूटीआई। पाइलोनेफ्राइटिस जो है यूटीआई के कारण होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन इन फीमेल। तो फीमेल में क्यों होता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि फीमेल का जो यूर्थ्रा रहता है वो छोटा रहता है, उसकी लेंथ छोटी रहती है, दैट रीच द रीनल पेल्विक्स ऑफ द किडनी। और वही यूटीआई का जो है धीरे धीरे इन्फेक्शन हुआ, यूटीआई हुआ, और यूटीआई से वो इन्फेक्शंस आपको रीनल पेल्विस में पहुंच गया और वहाँ पे पाइलोनेफ्राइटिस करवा दिया। तो ये जो इसके कारण हैं। तो तीसरा कारण है लूपस नेफ्राइटिस। लूपस मतलब क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी कॉज बाय सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस, है ना। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस मतलब सिस्टमिक आपके ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ये सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस एक बहुत ही मेजर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, एसिली की। और इसकी डायग्नोसिस करना भी मुश्किल, इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी नहीं है, इसको साइन सिम्टम के बेस पे असेस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ बन रही है वो सीवियर रिएक्शन कर जाती है आपकी ही सेल्स पे, और आपको बहुत सारे स्किन्स में रेसेस, सोरियासिस जैसा, ईचिंग, रेडनेस, एरिथेमेटस मतलब पेचेस बनेंगे, आपको रेड 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 हर जगह पैचेस बन जाएंगे और ईचिंग होगी सीवियर। तो ये जो है एसिली जो है भी आपको, अगर एसिली है या एसिली होता है किसी को, ऑटो इम्यून डिजीज़ ये होता है, तो ये सीवियर कॉज कर सकता है आपको, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर सकता है, नेफ्राइटिस कर सकता है, कोई भी नेफ्राइटिस ये कॉज कर सकता है, ये आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। और तीसरा टाइप है यह कॉजेस है एथलेटिक नेफ्राइटिस। एथलेटिक मतलब एथलीट कौन होता है? जो एक्सरसाइज खेलता है। तो एथलेटिक नेफ्राइटिस क्यों नाम दिया है? नेफ्राइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं एकदम, तो उसके कारण ब्लडी यूरिन आफ्टर स्ट्रेन, जब आप ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी जो यूरिन है उसमें ब्लडी यूरिन आएगा, हेमेचूरिया होगा, है ना, जिसको मार्क हीमोग्लोबिन्यूरिया भी बोला जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, विच इज़ कॉज, आप अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ब्रेक डाउन होता है, ट्रॉमा हो जाता है और रप्चर हो जाती है, और जिसके कारण जो है हेमोग्लोबिन आपके यूरिन के साथ रिलीज़ होगा। तो वो रिलीज़ होगा तो अगर वो हेमोग्लोबिन यूरिन के साथ आएगा तो हमारा यूरिन किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, जिसको हम हेमेचूरिया कहते हैं। तो ये भी एक कारण है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्राइटिस की। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है नेफ्राइटिस की? तो बेसिकली हमको समझना है कि कॉजेस क्या है। हमने देखा इन्फेक्शन हो सकता है या ऑटो इम्यून हो सकता है ना। तो नेफ्राइटिस कैन प्रोड्यूस ग्लोमेरुलर इंजरी। तो नेफ्राइटिस क्या कर रहा है, वो जितने भी एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं या कारण हैं उसके कारण आपके ग्लोमेरुलर पे इन्फ्लामेशन हो रहा है या इंजरी हो रहा है। और इंजरी के कारण क्या हो रहा है, जो ग्लोमेरुलर का स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब हो गया, एंड विद इन्फ्लामेटरी सेल प्रोफिलरेशंस, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगा। तो उस इन्फ्लामेशन प्रोसेस के कारण आपका जो ग्लोमेरुल है या उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं, वहाँ की सेल्स टूट जाती है, ब्रेक डाउन, इंजरी हो जाता है। और उस इंजरी के कारण दिस कैन लीड टू रिड्यूस ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ तो उसके कारण जो वहाँ पे इतने ग्लोमेरुलर, हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो बंच ऑफ कैपिलरीज रहती है ना, तो वो एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई ही कम हो गया, उस ब्लड जहाँ पे बंच ऑफ कैपिलरीज थी उसमें ग्लोमेरुलर में ब्लड सप्लाई ही नहीं है। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, लीडिंग टू रिड्यूस यूरिन आउटपुट, आपका यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ऑलिगूरिया हो जाएगा। तो एक साइन सिम्टम यहाँ मिल गया, ऑलिगूरिया हो गया। और ऑलिगूरिया हुआ तो क्या होगा, रिटेंशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। आपको अगर यूरिन आपका बाहर नहीं निकलेगा तो ऑलिगूरिया हो गया तो आपको क्या होगा, जितने भी बेस प्रोडक्ट थे वो सारे क्या हो जाएंगे, बॉडी में ही रिटेन रह जाएगा। जैसे कि यूरिया हो गया, है ना,
सोडियम हो गए, ये सारी चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये सारे वहीं पे, तो उसको हम यूरेमिया बोलते हैं, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सारे अंदर रहेंगे, तो वो अंदर रहेंगे तो वो फर्दर डैमेज करेंगे और आपको दूसरी सेकेंडरी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एंड एज रिजल्ट, अब इसके कारण क्या होता है, एज रिजल्ट रेड ब्लड सेल्स में लीक आउट डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलाई। अब वो इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेटरी सेल्स के कारण इंजरी हुई, तो जो रेड ब्लड सेल्स है वो लीक होना चालू होगा उस इंजरी के कारण ग्लोमेरुलाई से, और वो लीक होगा तो वो कहाँ आएगा, जो भी अगर यूरिन अगर पास हो रहा है, जो भी थोड़ा सा पास हो रहा है तो उसमें हेमेचूरिया होगा, तो वो चीज़ें इस कारण होती है हेमेचूरिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें, ये पहली फिजियोलॉजी का पहला ये मैकेनिज़्म था कि ये चीज़ें हो रही है ना, कि आपकी रप्चर के कारण ओलिगोरिया क्यों हो रहा है, यूरेमिया क्यों हो रहा है और हेमेचूरिया क्यों हो रहा है। अब दूसरा कारण ये होता है कि इसमें जो फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी आते हैं, लाइक हाइपरटेंशन हो जाना, तो ये क्यों होता है, तो लो रीनल ब्लड फ्लो एक्टिवेट्स द रास मैकेनिज्म, है ना। मैंने आपको रास मैकेनिज्म एक बार क्लास में बताया था कि जैसे ही आपका ब्लड फ्लो किडनी में लो होगा तो वहाँ पे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। और ये एक्टिवेट होगा तो कॉजिंग फ्लूइड रिटेंशन, आपकी बॉडी में फ्लूइड का रिटेन हो जाएगा और आपको हाइपर टेंशन हो जाएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली रास मैकेनिज़्म होता क्या है। और रास सिस्टम में अगर मैंने बोला कि आपको कि ब्लड फ्लो कम हो गया किडनी में, और किडनी में ब्लड फ्लो कम होने के कारण जो है आपकी जो है रास सिस्टम एक्टिवेट हो गई और आपको हाइपरटेंशन हो गया। तो आखिर इस रास सिस्टम में क्या होता है जिसके कारण आपकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाती है। देखो, रास मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली जो है आपके लीवर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हुआ, अब जैसे ही किडनी में ब्लड सप्लाई कम होगा, है ना, आपकी ब्लड सप्लाई कम हुआ तो वहाँ से क्या होगा, रेनिन रिलीज़ होगा, है ना। रेनिन रिलीज़ हो गया, डिक्रीज़ द इन रीनल परफ्यूजन कम हुआ तो आपका जो जक्स्टा गैल्यूमुलर अपरेटस है वहाँ से रेनिन रिलीज़ होता है, और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, है ना। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना तो उसके बाद जैसे ही पल्मोनरी, है ना, या रीनल एंडोथीलियम है, चाहे तो आपकी किडनी से और लंग से भी ACE, आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, है ना। ये ड्रग्स भी आती हैं ACE, मैं बताऊंगा कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। तो ACE जो है वो रिलीज होगा, और ACE क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड बना देगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड का क्या काम है, वो आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस आएंगी। उसके बाद दूसरा कारण वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2, वो आपके जो ट्यूबल में, रीनल ट्यूबल में सोडियम कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा, पोटेशियम को एक्सक्रिएट करवा देगा और वाटर का रिटेंशन करवा देगा। जब ये वाटर रिटेंशन होगा तो क्या होगा, आपकी वाटर वॉल्यूम भी, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम भी एक्सेसिव हो जाएगा। और ये डायरेक्ट एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ पे इफेक्ट करेगा और वहाँ से एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करवा देगा। और एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन होगा तो और हाई वाटर का रिटेंशन होगा और सोडियम का ट्यूबुलर में रीअब्जॉर्प्शंस होगा, ये सारी होगी। उसके बाद एंजियोटेंसिन 2 आपको जो वैसो कंस्ट्रक्शन भी करवाता है, ये आपके ब्लड जो विसल्स है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा देगा, और ब्लड विसल कंस्ट्रक्शन हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बन जाएगा, हाइपरटेंशन होगा, है ना। तो ये सारे मैकेनिज़्म जो होता है ये रास करवाता है ना, ये क्लियर है। तो ये रास मैकेनिज़्म है जिसके कारण आपको ये हाइपरटेंशन, किडनी ख़राब होती है कभी हमेशा भी कोई भी डिजीज़ में तो ये रास एक्टिवेट होगा, ये याद रखना। और मैं बात करता हूँ जैसे हाइपरटेंशन होता है, किसी की किडनी ख़राब आपने सुना होगा रीनल फेलियर में, तो वहाँ पे हाइपरटेंशन हो गया, तो वहाँ पे भी यही काम होता है ना। अब बहुत ड्रग की बात करते हैं, एक ड्रग आती है ACE इनहिबिटर, है ना, कैप्टोप्रिल के नाम से आता है, कैप्टोप्रिल। वो क्या होता है, ACE इनहिबिटर, हमने पढ़ा कि ACE इनहिबिटर क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है, जो कि ACE इनहिबिटर कहाँ से रिलीज हो रहा है, किडनी से और लंग से। तो हम ACE इनहिबिटर जो दवाई दे देंगे जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, तो आपकी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह फार्माकोलॉजी भी जब पढ़ते हैं आप, तो आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई दवाई कैसे काम करता है, इस दवाई का नाम क्यों है ACE इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर क्यों नाम है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाम है, आखिर ये कहाँ पे ब्लॉक कर रहा है। तो ये चीज़ें जब तक आप मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम का,
कि नेफ्राइटिस का साइन एंड सिम्टम क्या होता है। तो नेफ्राइटिस में कि पेन इन द पेल्विस, आपके पेल्विस एरिया में पेन होगा क्योंकि किडनी वहीं पे है, आसपास है ना, ये पेल्विक रीजन में है, लोअर साइड में, दोनों साइड। पेन और बर्निंग सेशन वाइल यूरिनेटिंग, अगर यूरिन पास होगा, जो भी होगा, ऐसे ओलिगूरिया भी होता है इसमें, अगर हो रहा है तो आपको पेन होगा, है ना। फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेट, बार बार ऐसा लगेगा कि हमको यूरिन पास करना है। क्लाउडी यूरिन होगा, है ना, यूरिन क्लियर नहीं होगा, क्लाउडी होगा। देन ब्लड और पस हो सकता है, हेमेचूरिया हो सकता है यूरिन में। पेन इन द किडनी एरिया एंड एब्डोमेन में पेन होगा। स्वेलिंग ऑफ द बॉडी में स्वेलिंग होगा। क्यों स्वेलिंग हो रहा है? क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड, वहाँ पे हमने क्या देखा था पैथोफिजियोलॉजी में, फ्लूइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है वाटर का, तो वाटर का रिटेंशन होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो आपकी बॉडी की फ्लूइड बढ़ेगी, और बॉडी की फ्लूइड बोलेगी तो आपको एडिमा भी होगा, स्वेलिंग होगा बॉडी में। एंड कॉमनली इन द फेस में, किडनी में, फेस में स्वेलिंग होता है, और हार्ट में, पैर में, ये याद रखना है ना। एंड लेग्स में भी होगा इसमें भी, लेकिन इसमें फेस में भी दिखेगा, लेग्स एंड फीट में भी स्वेलिंग होगी। वॉमिटिंग, है ना, फीवर एंड हाई ब्लड प्रेशर भी होगा। अब डायग्नोसिस से करेंगे तो डायग्नोसिस डिपेंड रहता है कि कॉज का, कौन सा नेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है या आपके एसिली के कारण हो रहा है, तो उसके बेस पे तो आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपको एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और उसके बाद यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको हेमेचूरिया हो तो पता चल जाएगा। आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कर सकते हैं, बर्न टेस्ट जिसको बोलते हैं हम, तो जिससे कि अगर एक्सेसिव वेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है, यूरिक एसिड या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट बेसिकली जो नेफ्राइटिस का डिपेंड ऑन व्हाट हैपन या व्हाट प्रोवोक द इन्फ्लेमेशंस ऑफ द किडनी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन या कॉजेस कर रहे हैं, किडनी को डैमेज कर रहे हैं, तो उसी के बेस पे ट्रीटमेंट होगा। तो मोस्टली अगर देखा जाए, अगर उसको लूपस है, एसिली के कारण हो रहा है, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाता है, जो एंटी मलेरियल ड्रग है ना। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सारे मलेरिया में नहीं दिया जाता है, जो कि मलेरिया में क्लोरोक्विन सेंसिटिव है, उन्हीं को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जाता है। और अभी उस पर रिसर्च हुआ कि कोविड-19 में भी, कोरोना में भी ये थोड़ा इफेक्टिव है, लेकिन बहुत सारे कंट्री ने इस पर बैन भी लगाया है क्योंकि इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक है। एंड उसके अलावा इसको एंटीबायोटिक्स नॉर्मली दिया जाता है इंडिया में, है ना, नेफ्राइटिस के लिए, और डायलिसिस भी कर सकते हैं अगर एक्सेसिव आपको ये बर्न या यूरिक एसिड बॉडी में एक्सेसिव हो रहा है तो। और उसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं आप, कि पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन किया या प्रोटीन का लेवल चेक किया हमने, है ना, ब्लड यूरिन एग्जामिनेशंस करवाया, ब्लड प्रेशर लिया, इनटेक आउटपुट का ख्याल रखना है ना, कि और एडिमा हो रहा है तो स्किन इंटीग्रिटी ना हो जाए पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नेफ्राइटिस। थैंक यू।